गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र सबसे छोटा यूनिट का होता है जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। जीन के ग्रुप से बना होता है डीएनए, डीएनए के ग्रुप से बना होता है एक क्रोमेटिड, और ऐसे दो क्रोमेटिड जब लगे होते हैं ना तो इससे एक संपूर्ण गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी बायोलॉजी का डायग्राम लेके आए हैं जो आपके सामने। यहाँ पे गुणसूत्र की संरचना है, इसको ऐसे तरीके से समझेंगे कि दिमाग आपके हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा और अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आइए अपने सेशन को शुरू करते हैं और बढ़िया से समझते हैं इस गुणसूत्र की पूरी संरचना को। तो देखिए गुणसूत्र जो शब्द है ना, इसको 1888 में एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम है वाल्डेयर, जबकि इसकी खोज 1882 में एक वैज्ञानिक ने कर दिया था जिनका नाम है फ्लेमिंग। तो गुणसूत्र शब्द दिया गया था 1888 में वाल्डेयर के द्वारा और इसकी खोज 1882 ईस्वी में फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कि गुणसूत्र मिलेगा कहाँ, उससे कहाँ भेंट होगा। तो दोस्तों हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक कोशिका जिससे जनन की क्रिया होती है उसको रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, अर्थात जनन कोशिका, जिसको स्पर्म और अंडाणु के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो कोशिका होता है जिसको हम सोमेटिक सेल अर्थात कायी कोशिका बोलते हैं, जिससे हमारा काया अर्थात शरीर बना हुआ है। तो अगर हम जनन कोशिका की बात करें या कायी कोशिका की, तो इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र जो होता है ना वो केंद्रक में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोशिका ही है। ठीक है, अब कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली सब कुछ होता है। जनन कोशिका या कायी कोशिका के बीच में है ना एक गोलाकार संरचना होता है जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था क्या? केंद्रक। क्या बताया था? केंद्रक। दोस्तों ये केंद्रक के अंदर आप गुणसूत्र दिख रहा है ना, इसी गुणसूत्र को हमने यहाँ पे बाहर निकाला है। परंतु ये गुणसूत्र ऐसे नहीं होते हैं जी। देखिएगा ये कोशिका हो गया ना, ये कोशिका का केंद्रक को हम यहाँ पे निकालते हैं, ये केंद्रक हो गया। ये गुणसूत्र जो है ना ये धागे के जैसे इस तरह से बिखरे होते हैं, इस तरह से बिखरे होते हैं। ठीक है ना, ये आपस में चिपके नहीं होते इस तरह से। लेकिन जब इस कोशिका में विभाजन की क्रिया होती है ना, तो विभाजन की क्रिया के समय ये कोशिका के अंदर जो ये जाल जैसी संरचना है ना, जिसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। जाल जैसी संरचना जो होता है ये अति कुंडलित होता है। ठीक है, तो यही क्रोमेटिड कोशिका विभाजन के समय आपस में पास पास में आते हैं, नजदीक आते हैं, करीब आते हैं, कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये दो क्रोमेटिड है जिसको हमने यहाँ से लेके आया है, दो क्रोमेटिड। हालांकि दोनों के दोनों कुंडलित होते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम इतना समझा रहे। देखिएगा, तो जब दो क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक प्रोटीन काम करता है। कौन काम करता है? प्रोटीन। इसके बीच से, दोनों क्रोमेटिड के बीच से एक प्रोटीन क्या करता है? इन दोनों को धक्का देता है। क्या करता है? धक्का देता है। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे ये दो मेरा हाथ है क्या? क्रोमेटिड। अब इसको हम यहाँ बीच से अगर धक्का देंगे, बीच में से, तो दोनों में से दोनों मतलब दोनों हाथ को बीच से अगर धक्का देंगे तो ये कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा, इस तरह से। तो उसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो संरचना है ना, इस तरह से ये क्या हो गया है? आपस में बीच वाला पोर्शन चिपक गया है। तो ये जो दो क्रोमेटिड है ना, गौर से देखिएगा यहाँ पे, ये जो दो क्रोमेटिड है जब बीच से यहाँ से धक्का अंदर दिया जाएगा, यहाँ से धक्का अंदर दिया जाएगा, तो बीच में कुछ इस तरह से नहीं पिचक जाएगा, ये इस तरह से ऐसे पिचक जाएगा। ठीक है, अब जिस प्रोटीन ने इन दोनों क्रोमेटिड को पिचकाया था ना, उस प्रोटीन को हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। मतलब कोशिका विभाजन के समय इसके अंदर जो क्रोमेटिड है ना, इस क्रोमेटिड में दो दो क्रोमेटिड आपस में ग्रुप बनाकर और एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन दोनों क्रोमेटिड को बीच से चिपकाने में कौन काम करता है? तो वो काइनेटोकोर करता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये तो गुणसूत्र बनने जा रहा है। ठीक है ना, ये दोनों क्रोमेटिड गुणसूत्र बनने जा रहा है। क्या इसके ऊपर कोई आवरण होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। नहीं तो गुणसूत्र ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर इसके अंदर कोई भी चेंज हुआ तो हमारे शरीर में जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकती है, मतलब बीमारी उत्पन्न हो सकता है, किसी ना किसी अंग में कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। इस वजह से इन दोनों क्रोमेटिड के ऊपर एक आवरण चढ़ना जरूरी होता है। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे बनाया है, गौर से देखिएगा। एक ये क्रोमेटिड है, दूसरा ये क्रोमेटिड है, और दोनों क्रोमेटिड को बीच से काइनेटोकोर ने क्या किया है? सटा दिया है, चिपका दिया है। ठीक है, और इसके ऊपर एक आवरण का निर्माण किया गया है ताकि ये जो क्रोमेटिड है इसमें किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर या कोई क्षतिग्रस्त नहीं हो। यानी सुरक्षा के लिए ये होता है। किसके लिए? तो सुरक्षा के लिए। इस आवरण को ना हम क्या बोलते हैं? तो पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल। मतलब क्रोमेटिड जब कंडेंस होकर एक एक गुणसूत्र बनाते हैं तो प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है, जिस आवरण को पेलिकल कहते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रोटीन है। चिपकाने के लिए काम कौन किया? काइनेटोकोर। और इसके ऊपर आवरण किसने चढ़ाया? तो पेलिकल ने चढ़ाया था। लेकिन
ये दोनों क्रोमेटिड जहाँ पर एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, ये बीच वाला जो सेंटर है, सेंटर, इस बीच वाले सेंटर को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। जहाँ पे दो क्रोमेटिड आपस में क्या होते हैं? तो चिपक जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब जब दो क्रोमेटिड आपस में चिपकेंगे तो इस तरह से गुणसूत्र बनेगा। क्या होगा? गुणसूत्र बनेगा ना जी, तो बनेगा ही। लेकिन इसके अंदर ना कुछ लिक्विड पदार्थ भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? लिक्विड पदार्थ। इस लिक्विड पदार्थ को ना हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स जो है ना, इसके अंदर के क्रोमेटिड को हमेशा नम बनाए रखता है, सूखने नहीं देता है। दोस्तों ये जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड ही हमारा आगे बन के क्या बनता है? डीएनए आरएनए बनाता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये दो क्रोमेटिड जो है ना, इसके टोटल आपको 4 लेग दिख रहे होंगे। दो क्रोमेटिड के कितने लेग? 4। 1 2 3 4। तो इनमें से प्रत्येक लेग को हम टेलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलोमियर। तो एक गुणसूत्र में कितने टेलोमियर? 4 गो। कितने टेलोमियर? 4। अब जरूरी नहीं है कि चारों के चारों टेलोमियर समान हो सकते हैं, आकृति में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या काफ़ी हमारे शरीर में, हमारे शरीर की कोशिका में कितना होता है? 46 होता है। जबकि स्पर्म के अंदर कितना होता है? तो स्पर्म के अंदर कितना होता है? तो 23 होता है। ठीक है, तो अलग अलग आकृति के गुणसूत्र केवल टेलोमियर के बढ़ने और घटने से होता है। अब देखिए, ये क्रोमेटिड है, ये भी क्रोमेटिड है। हमने कहा कि क्रोमेटिड इतना ना ज़्यादा कुंडलित होता है कि अगर उसको खोला जाए ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यानी ये टॉपिक ना हम पढ़ते हैं डीएनए की पैकेजिंग में, कि डीएनए लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। सोचिएगा, डीएनए लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। लगभग यह हमारे बोर्ड की इतना लंबा होता है। अब इतना लंबा डीएनए इस नहीं देखने वाली कोशिका के केंद्रक में कैसे व्यवस्थित है? तो इसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो बनाया है इसमें। ठीक है, इसमें हमने बताया कि आखिर डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, कैसे 2.2 मीटर का डीएनए एक कोशिका के अंदर फिक्स है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन हाई कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद। ठीक है, देखिए, तो इसका मतलब कि जब हम क्रोमेटिड को खोलेंगे ना, तो खोलने से इसके कुछ भाग ओपन। ठीक है, अब हमने किया कहा कि इसके एक लेग को खोला, तो जब क्रोमेटिड के एक लेग यानी टेलोमियर को जब खोलते हैं तो इससे ऐसी संरचना बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर वीडियो बनाया, देखिए ना भाई, देख रहे हैं तो इसमें जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, डीएनए जो होता है ये छोटे छोटे सेम संरचना से बना होता है। ठीक है, इस सेम संरचना से बना होता है, जिसके एक भाग को हम जीन कहते हैं और जीन के ग्रुप को जीन्स कहते हैं। पहनने वाला जीन्स नहीं, डीएनए के खंड का जीन्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, अब जीन जो है ना, जीन बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। आप देख सकते हैं कि कितना कंजेस्टेड संरचना है। देखिए, गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र सबसे छोटा यूनिट का होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। जीन के ग्रुप से बना होता है डीएनए। डीएनए के ग्रुप से बना होता है एक क्रोमेटिड। और ऐसे 2 क्रोमेटिड जब लगे होते हैं ना, तो इससे एक संपूर्ण गुणसूत्र का निर्माण होता है। उसके बाद इतना छोटा संरचना ये कोशिका के केंद्रक में है, और उससे छोटा सा कोशिका है जो दिखता ही नहीं है। अब इमेजिन कीजिए कितना डेंजर चीज़ है, अदृश्य अद्भुत चीज़ है, यूनिक चीज़ है, कि जो दिख नहीं रहा है वही है। ठीक है, तो आई होप आपको ना गुणसूत्र बन कैसे रहा है और इसके संरचना में कौन कौन से भाग है, ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। तो यदि आपने और भी बायोलॉजी के डायग्राम को नहीं देखा है ना, तो चैनल में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब तरह के टॉपिक बायोलॉजी के डिफिकल्ट डायग्राम के ऊपर बनाए हमने। ठीक है, तो इसी के साथ आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।